अच्छा, ये आपका मई जून 23 वेरिएंट 22 हमारा पेपर, जो नया पेपर पैटर्न के हिसाब से आप लोगों के पास आ रहा है। क्वेश्चन पढ़िएगा जरा, क्या कह रहे हैं। कह रहे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या डायग्राम्स। जब भी ब्रैकेट में एस लिखा हुआ होता है, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा डायग्राम अगर बना आ रही है तो बनाओ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, and consider whether a rise in the price of a product because of higher cost of production is likely to always reduce consumer surplus। कहता है कि यार कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, और अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्या इससे हमेशा आपका कंज्यूमर सरप्लस कम होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट बी भी पढ़ लें इसका। A government wishes to keep the price of an essential food such as rice affordable to help low income household। बेटा इससे किस चीज की इंडिकेशन मिल रही है आपको, इससे किस चीज की इंडिकेशन मिल रही है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था क्रैश वालों को, तो अभी मैंने कल ही पढ़ाया, आप नहीं देखा उसमें शायद। तो सब लोग कौन सा टॉपिक पढ़ाया क्रैश में। लिखा हुआ भी है नीचे। Assess whether a policy of fixing the maximum price for an essential food is likely to be more effective than a policy of making transfer payment to low income households। कह रहा है कि यार क्या हुआ हाईलाइटर को, कह रहा है या तो मैक्सिमम प्राइस लगा दे या फिर क्या दे दे, ईदी। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट। तो हमारे पास ये कहानी चल रही है कि या तो आप मैक्सिमम प्राइस लगाओ या फिर आप क्या करें, ट्रांसफर पेमेंट कर दें। ये क्वेश्चन आपके पास सिंपल। ठीक है, दोनों को जरा देख लेते हैं। अब देखो लिंक नहीं होना चाहिए आपस में, पार्ट ए पार्ट बी, मतलब लिंक वैसे हो नहीं रहा, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। लॉरेंस फॉरेंस को भी छोड़ दे, लॉरेंस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो रिपीट नहीं होना चाहिए, चीजें नई नई चीजें आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर। क्या क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। चलो इसको पहले इतना तोड़ दो। ठीक है, तो पहले नॉलेज पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, डिफाइन, define consumer surplus and define producer surplus। बेटा what is consumer surplus। willingness minus the maximum amount, sorry, the maximum amount a consumer is willing to pay minus the actual price he pays for a specific good or service, this is known as consumer surplus। What is producer surplus? Producer surplus is the difference between selling price and the least amount a producer is willing to accept। डेफिनेशन आ गई, नॉलेज आ गई यहाँ पर, ये आपका पार्ट खत्म। आगे क्या कह रहा है, एंड कंसिडर वेदर अ राइज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ क्या, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से किस पे अफेक्ट आता है फॉर प्रोड्यूसर पे। तो डिमांड एंड सप्लाई में से किस पे अफेक्ट आएगा, सप्लाई कम होगी बढ़ेगी। एक्सीलेंट, तो बेटा क्या हो रहा है अपने पास, सप्लाई विल डिक्रीज। डायग्राम बनाएंगे। अच्छा बट एक प्रॉब्लम है, डायग्राम को आपने किससे लिंक करना है। तो अगर मैं इसको और डिस्क्रिप्टिव वे में लेके चलूं तो कंज्यूमर सरप्लस के साथ साथ प्रोड्यूसर सरप्लस, उसके साथ साथ हर चीज ही बताओ बेटा, हर चीज बताएंगे, क्योंकि अगर हर चीज नहीं बताई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कंप्लीट डायग्राम बनाएंगे जो हम लोग ट्रेन करते हुए आ रहे हैं शुरू से। ठीक है जी, अब यहाँ पे है सर, इसने पीछे एक और बात बोली हुई है कि यार एक बात बताओ, क्या लाजमी कंज्यूमर सरप्लस हमारे पास गिरेगा इफ देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर मैं एक बात बोलूं कि यार इट डिपेंड्स अपॉन कौन सी चीज, प्राइस क्या। हमने कंज्यूमर सर्विस के टॉपिक में ये चीज पढ़ी थी, कंज्यूमर सर्विस कहीं पे ज्यादा आता है कहीं पे कम आता है।
तो वो किस चीज पे हम लोगों ने लिंक किया था उसको, डिमांड क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे देखो दो डायग्राम्स में कौन सी बना, ये देखें जरा, इधर आ जाएगी आपके पास प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। पहले मैं कौन सी डायग्राम बना रहा हूँ, इलास्टिक, इलास्टिक फ्लैटेड कर्व, ठीक है। ये आपके पास सप्लाई आ गई, ये आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, और ये आपके पास बेटा इक्विलिब्रियम प्राइसेस आ गई। अच्छा अब यहाँ पे इसको पॉइंट ए कर दो, इसको जी आपने पॉइंट बी कर दिया, इसको आपने पॉइंट ओ कर दिया, और रेवेन्यू कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस आ रहा है, पी ए, और इसमें तो कोई मसला नहीं है, कर लेंगे। अच्छा बेटा, जब कोई भी चीज हो रही है, ऐसे कि उसने बोला ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, एग्जांपल दो, क्या क्या पता रेंट बढ़ गया हो या वेजेस बढ़ गई हो, सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, सप्लाई कम होगी, एस से S1, इक्विलिब्रियम ई से E1, क्वांटिटी क्यू से Q1, ठीक है, प्राइसेस बी से बढ़ गई, और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो कम हो गई। अच्छा ये पॉइंट सी आ गया आपके पास, दिस इज योर न्यू कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, दिस इज योर न्यू कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा अब इसको मैं लिंक करूंगा, दूसरी कौन सी पीडी होती है हमारी, यहाँ पे आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गया आपका सॉरी क्वांटिटी, और इनइलास्टिक में करंट कैसा बन रहा है, ऐसा ही, इसको मैंने लिख दिया पॉइंट ए, ये आपके पास नॉर्मल सप्लाई कर्व चल रहा है एस, ठीक है, इक्विलिब्रियम ई, क्वांटिटी क्यू, प्राइस लेवल, ये हो गया आपका पॉइंट बी, ठीक है। जब हमारे पास कॉस्ट बढ़ती है, सप्लाई पे क्या इफेक्ट आना चाहिए, एस से S1, ठीक है, तस्वर इक्विलिब्रियम ई से E1, क्वांटिटी आपके पास कम हो गई, और प्राइसेस में क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्वांटिटी क्यू से Q1, इसको मैं कर दूंगा पॉइंट सी, सही है। पहले कंज्यूमर सरप्लस आपका कितना आ रहा था, इतना आ रहा था, अब कंज्यूमर सरप्लस कितना आ रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस पहले इतना ज्यादा था, अब कितना हो गया, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, यहाँ पे मैं क्या लिंक कर रहा हूँ, मैं लिंक कर रहा हूँ पीडी को विद माय कंज्यूमर सरप्लस, सही है। अब क्वेश्चन में वापस आओ, कह रहा है कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, तो उससे क्या कंज्यूमर सरप्लस हमेशा रिड्यूस होगा। अच्छा भाई देखो, कंज्यूमर सरप्लस पहले इतना आ रहा था, अब कितना हो गया, पहले इतना आ रहा था, अब कितना हो गया, रिड्यूस तो हो रहा है, लॉजिकल है, रिड्यूस हो रहा है, बट द एक्सटेंट टू विच, द एक्सटेंट टू विच कि वो कितना रिड्यूस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये क्या बन जाएगा आपको, मतलब ये आपने एक्सप्लेन करना है अपना बॉडी में, एनालिसिस वाले पार्ट में सारी चीजें आपने उसको जो है वो एक्सप्लेन करनी है। कंक्लूजन में आप बोलेंगे कि यार द एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल, देखो एक चीज तो तय है ना, कंज्यूमर सरप्लस गिर रहा है, उसने आपसे क्या पूछा, क्या कंज्यूमर सरप्लस गिरेगा, हाँ जी गिर रहा है, डायग्राम में हमने देख लिया, ये चीज तय है कि आपका कंज्यूमर सरप्लस फॉल होगा ही होगा, भले कुछ भी हो जाए, बट द एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल विल डिपेंड अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर तो डिमांड इलास्टिक है तो कंज्यूमर सरप्लस तो वैसे ही कम होता है उसके अंदर एज कम्पेयर टू इलास्टिक, ठीक है ना, तो वो कम हो जाएगा, अगर प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा से कम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव अदर ऑप्शंस अवेलेबल, आप उस पर क्यों बैठे रहेंगे। हाँ ये बॉडी में एक्सप्लेन करेंगे आप, बट कंक्लूजन आपका वहां तक लिंक कर रहा हूँ जी। मोहम्मद अली क्या कह रहे हो, किसके एनालिसिस के, आपके देखो 2 मार्क नॉलेज के आ गए, 4 मार्क आपके हो गए बॉडी के, 2 मार्क हो गए आपके इवैल्यूएशन कंक्लूजन, ठीक है, एप्लीकेशन ही आ गई ना पूरी, देखो ना प्राइस बढ़ रही है, एप्लीकेशन क्या थी, उसने क्या बोला था, तो बढ़ रही है ना प्राइस, केस सेलिंग बहुत हो गया, समझ में आती है बात। तो ये आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आप क्या बोलेंगे भाई, कंक्लूजन, यस कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल, कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल, बट
the extent depends upon speed। कितने लोगों के साथ मेरी मार्क्स की मैच होगी। ये डायग्राम बनाई थी आपने? आती है कि नहीं लिखा था, मेंशन किया था, पर तो लैंड कितना पॉइंट सही है आपके? बस है फिनिश। उसके उसके बाद खैर है, कोई बात नहीं सर, मेरी सेम जबरदस्त एक्सीलेंट। ऑल सेम वाला ये कौन था? दीबा, अरीबा, एक्सीलेंट। आपकी सोनिया। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल वाली आपने बोली, सही है। और इस पे इम्पैक्ट कंज्यूमर सर्विस और कंज्यूमर सर्विस पे डिपेंड करता है। ठीक, तस्वर डायग्राम तक ठीक है, कंक्लूजन नहीं लिखा था, कोई बात नहीं। तो हम लोग वही प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हुए हैं। आइडिया आपको हुआ किस तरीके से लिखते हैं, क्लियर हुई हैं चीजें? तो बड़ा गौर से चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। वो एनालिसिस आप देखो, ये आपका हो गया नॉलेज पार्ट, यहाँ पे मिल गए 2 मार्क। इसको एक्सप्लेन करने जाओगे यहाँ पे मिलेंगे 4 मार्क। अब देखो इस पूरे के 4 मार्क है ना, तो गधों की तरह हर एक चीज इसमें से और इसमें से एक्सप्लेन करने मत बैठ जाना। सिंपल रखना, इसको पूरा एक्सप्लेन कर दो, फिर बोलोगे हाउ एवर इफ द सेम डायग्राम वाज ऑफ इनइलास्टिक डिमांड एज शोन इन D2, ये रेवेन्यू है, ये कंज्यूमर सरप्लस इतने से इतने में चला गया, खत्म। पूरा बताने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना है आपने। फिर आप कंक्लूजन में जाएंगे, यस कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल बट द एक्सटेंट टू व्हिच कंज्यूमर सरप्लस विल फॉल डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आई ये बात? इलास्टिक है ज्यादा फॉल होगा, इलास्टिक है तो कम फॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2B। 2B कहता है a government wishes to keep the price of an essential food such as rice affordable to help low income households. Assess whether a policy of fixing the maximum price for an essential food is likely to be more effective than a policy of making transfer payment to low income households. देखो, मैक्सिमम प्राइस का पार्ट ऐसे कोई लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं है ना, ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट ऐसे कोई लिंक है, तो यू नीड टू डिफाइन देम, यू नीड टू गिव नॉलेज ऑफ बोथ ऑफ दीस थिंग्स। इजी, इजी, पैसे लो जाओ ऐश करो, नहीं चाहिए बदले में कुछ भी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट याद आया? चलो इधर आओ, आप क्या करेंगे? डिफाइन मैक्सिमम प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम की कहानी स्टार्ट होगी। आप डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले तो नॉर्मल डायग्राम, जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम प्राइस में क्या शो हो रही होगी? याद करो, याद करो क्या होता था मैक्सिमम प्राइस में यार, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। यहाँ पे प्राइस होती है, यहाँ पे क्वांटिटी होती है, ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम चल रहा है आपके पास, अच्छा हंसी खुशी सारे मामला चल रहे हैं। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये इक्विलिब्रियम प्राइस, गवर्नमेंट आके मैक्सिमम प्राइस लगा देती है बिलो द इक्विलिब्रियम। याद आया? गवर्नमेंट MP लगा रही है यहाँ पे, तो बेटा ये आपके पास QD निकल आई और ये आपके पास QS निकल आई। मार्केट में क्या क्रिएट हो जाएगा? शॉर्टेज। ये एक्सप्लेन करना है, ये इनिशियल डायग्राम आ गई। उसके बाद आप बनाएंगे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि कंज्यूमर की जरूरियात पूरी पूरी हो जाती हैं, कंज्यूमर को फायदा मिल जाता है, गरीब गुरबा की नीड पूरी हो जाती है, ये सारी कहानी है ना। ड्रॉबैक क्या था? ब्लैक मार्केटिंग था, अंडरग्राउंड मार्केटिंग था, इलीगल बाइंग एंड सेलिंग था। मैंने इस पूरे का निचोड़ एक ही डायग्राम में आपको सिखाया हुआ है, उसके स्टेप्स बताए हुए हैं, ठीक है। वो स्टेप्स को फॉलो करना है आपने और वो डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। कर दो यार डिफाइन प्राइस कंट्रोल भी, हाँ जी, ठीक है। मार्केट डिस्टर्ब हो रही है ना आपकी, ठीक है। अब बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक कौन सी? डायग्राम, इन नोट्स, और जो बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपके पास नोट्स में लिखे हुए हैं,
कि यार प्राइसेस स्टेबल हो जाती हैं, रुक जाती हैं, गरीबों को बेनिफिट मिलता है, अमीर लोग जो हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। ड्रॉबैक क्या था, ब्लैक मार्केटिंग होती है, रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इलीगल बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है। सारी बातें पुरानी है ना यार, इन चीजों को आपने एक्सप्लेन करा है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा आधा पार्ट, ये हो गया हमारा आधा पार्ट। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस। फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है क्या ट्रांसफर पेमेंट लगाना चाहिए क्या? ट्रांसफर पेमेंट के बारे में क्या ख्याल है आप? चलो इधर आओ, डिफाइन करें ट्रांसफर पेमेंट। व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट भाई? अच्छा, ये एमएस दिखने में छोटी है, ये काफी लेंदी आंसर है, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, मैंने इसलिए सिर्फ नोट्स लिख के अपने काम को आसान किया। अच्छा जी, डिफाइन ट्रांसफर पेमेंट। भाई ट्रांसफर पेमेंट इज एन ईडी गिवन बाय गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन प्लान्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल भी देंगे आप, एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, ये भी आपने बता दिया इसको। ठीक है। अच्छा जी, फिर अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस आप लोग बताना स्टार्ट करोगे, नोट्स में सब लिखा हुआ है यार, सब चीजें नोट्स के अंदर है। मींस टेस्टेड और यूनिवर्सल बेनिफिट्स, मींस टेस्टेड और यूनिवर्सल बेनिफिट्स, अमीर गरीब के बीच का गैप खत्म होता है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो रही है। लॉरेंस कर्व का जिक्र करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। लॉरेंस कर्व आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, लेकिन डायग्राम बनाने की ऐसी नीड नहीं है। आप बोलोगे जीनी कोएफिशिएंट कम हो जाएगा, लॉरेंस कर्व कैसे? क्या यार, तुम लोगों को कुछ याद ही नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, ये परफेक्ट डिविजिबिलिटी था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था। असल में ये हो रहा था, असल में इस तरह हो रहा था। ये क्या है? ये लॉरेंस कर्व है हमारे पास। ये होना ये चाहिए था बराबरी के लिए, बट असल में क्या हो रहा है? अच्छा, चीनी कोएफिशिएंट क्या होता है? ए ओवर ए प्लस बी। याद करो, ए ओवर ए प्लस बी। समझे बात को? तो ये हमारे पास है भाई लॉरेंस कर्व की कहानी, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो इनकम और पॉपुलेशन, इसके हिसाब से हमारे पास ग्रोथ रेट चल रहा होता है। मैं तो ये हमारे पास कहानी होती है भाई, याद आई कहानी? बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहे तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है? ड्रॉबैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पेंशन दे रहे हो, यही पैसा कहीं और लगा दो। जीनी कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के मसले। वो क्या हो, कौन सी इनकम होती है हमारे पास? हिडन इनकम होती है, शैडो इनकम जिसको हम लोग कहते हैं। हमारी इनकम शो नहीं हो रही है पेपर्स के ऊपर, उसका कोई प्रूफ नहीं आ रहा, तो मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन कितना नहीं कमा रहा? भाई ये चीजें सब नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स नोट्स में लिखे, शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स खोलेंगे वहां पर सब मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, ये शेडो इनकम वगैरह के बारे में जिक्र नहीं होगा, बट इतना दिमाग तो थोड़ा सा पॉइंट डेवलप तो आपको करना आना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा जी, अब कंक्लूजन, इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? देखो, क्या ये बाउंसर क्वेश्चन है, या फिर इसके अंदर कोई इंडिकेशन दी हुई है कि यार इस तरह का मसला ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? तो अब बताओ इन दोनों में से क्या पॉलिसी बेहतर है? क्या इस तरह का क्वेश्चन है, या डायरेक्ट एक खुला क्वेश्चन है, बाउंसर क्वेश्चन है कि भाई ये दो पॉलिसीज हैं, बताएं कौन सी अच्छी है? कौन सा क्वेश्चन है ये? दोनों तो दी हुई है, बट क्या पीछे कोई बैकग्राउंड स्टोरी दी हुई है, या फिर कोई उसने रूट कॉज बताया हुआ आपको? नहीं बताया। खुली खुली दो पॉलिसीज दी है ना, कि भाई इनइक्वालिटी कम करनी, ये दो पॉलिसी है, बता दो क्या बेहतर है। कोई रूट कॉज हमें नहीं बताया हुआ। और मैंने क्या बताया आपको, जब भी रूट कॉज ना हो तो आप क्या बोलेंगे? It depends upon economic objectives. It depends upon the root cause of why there is inequality of income existing in the economy. आप बोलेंगे it depends upon the market conditions, कि if the price of rice is rising by a very large percentage, then government has to give benefit to consumers, government has to support consumers, जिसकी वजह से maximum price impose की जाएगी। But if there is a gap of inequality of income, if there is a gap between rich and poor, then government should go for कौन सी पॉलिसी? ट्रांसफर पेमेंट। समझे बात को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ गए हैं? कितनी मैच कर रही थी एमएस मोस्टली? मैंने मैंने इस तरह किया कि ट्रांसफर पेमेंट और मैक्सिमम प्राइस को दोनों पहले डिफाइन कर दिया। उसके बाद जो है मैंने कंपेयर किया ट्रांसफर पेमेंट और मैक्सिमम प्राइस के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक। मैंने देखो, कभी भी इस तरह क्वेश्चन आता है ना, तो एक काम किया करें कि पहले एक साइड को डिस्कशन कर लें,
पहले एक साइड के जिक्र कर लें फिर दूसरी साइड का जिक्र किया करें, तो उससे जरा सा आपके स्टेप्स अच्छे हो जाते हैं। जी तो मैंने मैक्सिमम प्राइस चूज करके उसका एक एडवांटेज किया हाँ, और ट्रांसफर पेमेंट का डिसएडवांटेज। क्या एडवांटेज दिया मैक्सिमम प्राइस का आपने? ये प्राइस जो होती है तो बेटा वो तो ऑलरेडी लिख चुके हो ऊपर। पॉइंट तो ऊपर नहीं, वो अलग तो से क्या ऊपर क्या लिखोगे फिर? असल चीज ही उसकी ये है कि प्राइस कम हो रही है, तो ऊपर क्या लिखेंगे आप? चलो जब लिखोगे तो दिखा दे। हाँ जी तो सब तो ऊपर तो ये पॉइंट है कम प्राइस वाला सही है। ऊपर रखना। नीचे वाले में मसला था थोड़ा, मोहम्मद अली। ये ज्यादा सही है तो कंक्लूजन कंक्लूजन तो बेटा कंक्लूजन मैं लिखूंगा, आपके 4 मार्क होते हैं कंक्लूजन के। पूरा तो नहीं, ट्रांसफर पेमेंट उसमें इशू था, बाकी ऊपर वाला सही किया हुआ है पूरा। मुझे इतना कंक्लूजन वापस से सुनो। देखो कंक्लूजन ये मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, मैं अपलोड करूंगा तो बार बार देखना है इसको। कंक्लूजन क्या है? आप बोलेंगे इट डिपेंड्स अपॉन द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द करंट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशंस, कि अगर आपके पास मुल्क में, इसने राइस की बात की है ना कि चावल महंगा हो गया, आप बोलोगे अगर फूड महंगा हो रहा है तो यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर कंज्यूमर्स। जब वो अफोर्डेबल करेंगे तो हर बंदे के लिए बराबरी होना स्टार्ट हो जाएगी ना, हर बंदे के लिए इक्वल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम से हम लोग बचना स्टार्ट हो जाएंगे। हाउएवर इफ द मार्केट कंडीशन इज अनस्टेबल ड्यू टू इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, देन गवर्नमेंट शुड गो फॉर ट्रांसफर पेमेंट व्हिच इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, मींस टेस्टेड एंड यूनिवर्सल बेनिफिट्स। याद है मींस टेस्टेड क्या आते हैं? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। यूनिवर्सल बेनिफिट्स क्या आते हैं? हर बंदे के लिए। फॉर एग्जांपल बस की टिकट की प्राइस कम कर दी या फिर वो चीजें कम कर दी, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने यार। तो ये इस तरीके से आप बताएंगे, समझे? क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में कुछ मिलता जुलता ही था क्वेश्चन नंबर 3 से। सर प्राइस कंट्रोल का नहीं पता होगा, क्या प्राइस कंट्रोल का बता तो दिया। ये डिपेंड्स, मैं आपकी जगह होता तो मैं डिपेंड्स पे जाता, आपकी मर्जी है, आपने वन साइड रहना वन साइड रहो यार, कोई टेंशन थोड़ी है, बस पॉइंट सही होने चाहिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या फिर डायग्राम्स explain what is meant by disequilibrium, what is meant by equilibrium in a market, and consider the extent to which the equilibrium price and equilibrium quantity are likely to change for a product following an increase in the wage of whole economy। देखो कभी भी इस तरह का वही बात कर देना, consider the extent to which, consider the extent to which, इसका मतलब है कि यहाँ पे पीईडी का इम्पैक्ट 90% चांस से आएगा। ठीक है, 90% चांस है यहाँ पे पीईडी का इम्पैक्ट आएगा, 8 मार्क बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम बताओ क्या होता है। पहले इसने क्या बोला? इक्विलिब्रियम बताओ क्या होता है। फिर बोला ये बताओ कि यार अगर वेज रेट बढ़ जाती है तो उससे क्या अफेक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट कंडीशंस को। ठीक है, क्या अफेक्ट पड़ेगा मार्केट कंडीशन। आओ जरा इसकी एमएस बना दें। क्वेश्चन नंबर 3A। ठीक है, अच्छा भाई, व्हाट इज इक्विलिब्रियम? डिफाइन इक्विलिब्रियम। अब इसके अंदर यार मैं क्या आप लोगों को रॉकेट साइंस बता। Define equilibrium. Equilibrium is a position of rest where demand is equal to supply, where price provides signal to allocate resources in profit maximizing manner. Simple कहानी है ना, कोई सिंपल सी डेफिनेशन आपके पास आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, मार्केट में कोई शॉर्टेज सरप्लस नहीं है, सही है, ये सारी चीजें आपने सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे बता दी। अच्छा अब देखो यहाँ पर ना आप दो काम कर सकते हो, यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो। बेटा बेस रेट बढ़ रही है, आप लोग डायग्राम तो बनाओगे। सोनिया कौन सा इम्पैक्ट शो कर रही है आप डायग्राम में, क्या करके दिखा रही है? सर बेसिस पर लेकिन और उसके लिए कहते हैं सप्लाई जो है वो कम हो रही आप क्या कर रही है? उसने है। बनाया ही नहीं। वैसे क्या होना चाहिए, अगर वेजेस बढ़ रही है तो सप्लाई पे इफेक्ट आएगा या डिमांड पे? सप्लाई कम होगी बढ़ेगी? हाँ जी वो सप्लाई। एक्सीलेंट, वही बात बेटा, सप्लाई कम हो रही है पर डिमांड भी। तो इस आंसर के दो रिस्पॉन्स, सप्लाई कम करके दिखा दो या फिर डिमांड को इंक्रीज करके देखो, एक दोनों में से कोई है। तस्वीर आप क्या लिखते हैं? सप्लाई कम। लॉजिकल रिस्पॉन्स यही मतलब, मैं खुद सप्लाई कम लिखता।
लॉजिकल रिस्पॉन्स हम लोग पढ़ते हुए आए हैं वो यही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, बर्डन वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। बट आप इंक्रीज इन डिमांड भी बता सकते हैं, क्योंकि जब वेजेस बढ़ेंगी तो इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर रिस्पॉन्स है, करेक्ट रिस्पॉन्स है, गलत नहीं है। तो अगर किसी ने डिमांड इंक्रीज बताया हुआ है तो वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डिफाइन इक्विलिब्रियम, डिफाइन बेसिक नॉलेज वगैरह मैंने कर दी, यहाँ पे 2 मार्क मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि यार आपकी सप्लाई क्या हो रही है, फॉल हो रही है। क्यों फॉल हो रही है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सिंपल सी कहानी हमारे पास चलेगी भाई, इसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करते हुए चलना है। अच्छा, अब वापस से उसने बोला कि यार एक्सटेंड बता दो, एक्सटेंड बता दें कि यार हमारे पास क्या एक्सटेंड से अफेक्ट आएगा। तो आप लोग बोलेंगे किस पर डिपेंड करता है ये, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि मैं सप्लाई की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे किसके साथ लिंक करके चलूंगा इसको, पीएस। इलास्टिक है तो फिर भाई ये अफेक्ट आएगा, इन इलास्टिक है तो फिर ये अफेक्ट आएगा। इलास्टिक है तो बेस रेट अगर हल्की सी भी बढ़ती है तो मैं सप्लाई को फौरन से कम कर लूंगा। इन इलास्टिक है, वेज रेट अगर ज्यादा से बढ़ती है तो मैं सप्लाई से कॉस्ट कितने से कम करूंगा, थोड़े से कम करूंगा। इजी रखना है तो पीईडी के साथ लिंक कर लो कि यार पीईडी अगर इलास्टिक है, अगर जिस तरह हमने पीछे डायग्राम बनाई थी ना ये वाली, तकरीबन सेम, ठीक है। यही चीज एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी बट कॉन्सेप्ट सेम अपना चलेगा। फिर वो कहता है कि यार ये बता दें कि एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर लाइकली टू चेंज फॉर दी, वही वाली बात है एक्सटेंड। अब आप बोलेंगे एक्सटेंड टू व्हिच इट डिपेंड्स अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझे बात को? इतनी कोई बड़ी एमएस मैंने यहाँ पे नहीं बनाई हुई, बट इसका आंसर बहुत लेंदी होगा। समझे बात को? तो इसका मेन फोकस किस पे लिंक कर रहा होगा, कोई प्रॉब्लम? समझ गए हैं बात को? इसके पार्ट बी के ऊपर पढ़े। क्लास का टाइम एंड हो रहा है, मैं इसलिए शॉर्ट रख रहा हूँ, ज्यादा लंबी नहीं कर रहा। 3B के ऊपर आओ। Entrepreneurs are vital in an economy to achieve long run economic growth. क्या क्वेश्चन आया भाई? कंक्लूजन, हाँ कंक्लूजन बता दिया ना बेटा, डिपेंड्स अपॉन पीएस, ठीक है। Assess whether encouraging entrepreneurship or increasing another of the factor of production is a more effective way to achieve long run economic growth. कह रहा है मुझे ये बताओ कि एंटरप्रेन्योर बढ़ा दें या फिर कोई एक और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक। तो एंटरप्रेन्योर तो आपके पास आ गया ना, बाकी 2 ऑप्शन कौन से बचते हैं? तो बाकी एक क्या करना है आपने, या तो लैंड, या तो लेबर, या तो कैपिटल, तीनों में से किसी भी एक के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग किस तरह स्टार्ट करेंगे, ये आप लोग डिफाइन करेंगे, डिफाइन इंटरप्राइज, या इकोनॉमिक। मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजीज को आपने एक्सप्लेन करना है। देखिए मेन फोकस इंटरप्राइज के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इतना नहीं। तो इकोनॉमिक इंटरप्राइज की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है ना, समझिए। तो ये कहानी आपके पास चल रही है। अच्छा अब सुनो, अच्छा जी सुने। तो अब यहाँ पे आपने किस तरह अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना है। नॉलेज के अंदर क्या लिखेंगे आप, व्हाट इज एंटरप्राइज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी of a producer who combines other factors of production such as land, labor and capital to produce goods and services and earns profit after selling these goods and services। सिंपल कहानी है, नॉलेज आपने दे दी है। अच्छा, entrepreneur can be occupationally and geographically mobile, क्या होता है थोड़ा सा मतलब लिंकेज अपना करें, लिंक बताएं उसका, ठीक है। अच्छा, फिर आप बताएंगे जी हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर है जिसके अंदर डायनामिक चेंजेस आती रहती हैं, मार्केट चेंज होती रहती है। सो एन एंटरप्रेन्योर शुड बी ट्रेन्ड इनफ एंड शुड बी वेल इक्विप्ड with factors of production to produce as many goods and services and new goods and services, be innovative, be creative। सिंपल है ना ये तो बिल्कुल नॉलेज है, इसके अंदर कोई इतनी आपको नई चीजें बताने की जरूरत नहीं है। बात सारी किधर आती है आपके पास, हाउ एवर के अंदर। तो ये बेनिफिट्स लिख रहे हैं, लिख रही हैं या मैं लिखूं यहाँ पे, देखते हैं मैंने आर्टिकल से। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए ना, तो वही वाली बात है बेटा, क्रिएटिव सही है, इनोवेटिव उस पे जाते हैं अभी, ठीक है। और क्या होगा
बेटा जब आपके पास एंटरप्रेन्योर आता है तो आपके पीबीसी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? पोटेंशियल बढ़ता है, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, ठीक है। और क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, मल्टीप्लायर इफेक्ट, एम्प्लॉयमेंट, सही है। हाउएवर ड्रॉबैक, जरूरी थोड़ी है हर बार यही बेनिफिट हो यार। बेटा एंटरप्राइज जो आपका होता है उसको ट्रेनिंग भी तो चाहिए होती है। ट्रेनिंग कैन बी, ठीक है, ट्रेनिंग कैन बी कॉस्टली, एक्सपेंसिव, ट्रेनिंग आपको चाहिए होती है। अच्छा जी, तो उसके बाद टैक्सेस का भी तो इम्पैक्ट आता है एंटरप्राइज के अंदर हमेशा। यार गवर्नमेंट कितने टैक्सेस इम्पोज कर रहा है, गवर्नमेंट आपसे कितने पैसे ले रहा है। स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सीलेंट, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेस, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिससे वो मैक्रो में लिंक हो जाए। हम लोग माइक्रो कर रहे हैं, माइक्रो में। तो स्कार्सिटी का लिंक किसके अंदर आता है जी? जबरदस्त पॉइंट था। यार मेरे पास अगर माल पानी ही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो प्रोड्यूस कैसे करूं? सवाल तो ये है। अच्छा, अब इंटरप्राइज के अलावा कोई और फैक्टर, मैं आपकी जगह होता तो मैं कैपिटल की बात कर रहा था, बिकॉज इट इज इजियर टू एक्सप्लेन। कैपिटल या लेबर इजियर टू एक्सप्लेन। कैपिटल के प्लस पॉइंट्स क्या होते हैं? फास्ट, एफिशिएंट, ठीक है, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लो वेस्टेज, सही है, लेबर लो लेबर, वेज कॉस्ट अपने पास कम हो रही है, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, लो प्रोडक्शन, बिजनेस से लिंक हो रहा है। खैर अगर बिजनेस पड़ा हुआ लिंक तो नहीं पड़ा हुआ कोई टेंशन नहीं। हाउएवर नेगेटिव क्या है? वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगर डिमांड सडनली चेंज कर रही है, हाँ, कैपिटल से लेबर, लेबर से कैपिटल, अगर डिमांड सडनली चेंज होती जा रही है, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके पास आती जा रही हैं, तो आप किस तरह खुद को मैनेज करेंगे? फैशन चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, किस तरह खुद को मैनेज करेंगे? इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लेकिन वो खैर मैनेज, कॉस्ट लिख दिया ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, डिप्लीशन का डर, डिप्लीशन ऑफ मशीन का डर, कैसे? यार वो आउटडेटेड हो जाए, जो वही वाली बात आ गई ना, फैशन चेंज हो गया, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये सारे आपके पास आ रहे हैं प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन इसके आप एक और भी बेनिफिट क्या है कि आपका पोटेंशियल इंक्रीज होता है, ठीक है, समझे बात को? अच्छा, तो ये सारी बातें हमने कर ली। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, लोन, रिपेयरिंग, ठीक है। आप चाहो तो लेबर के बारे में लिख सकते हो यार, ट्रेनिंग चाहिए, ऑक्यूपेशनल ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, और ये सारी चीजें, सही है। अब कंक्लूजन, डिपेंड करता है। जबरदस्त, जबरदस्त। क्या कोई उसने आपको रूट कॉज दी है? तो फिर इट डिपेंड्स अपॉन कौन सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमारी इकोनॉमी लैग फेस कर रही है। भाई हमें देखना पड़ेगा ना, अगर हमारे पास मशीन कम है तो वर्क ऑन मशीन, और मशीन ले लिया। एंटरप्राइज कम है, कैपिटल कम है, वर्क ऑन कैपिटल, वर्क ऑन एंटरप्राइज। आप बोलेंगे देयर इज नो वन सिंगल बेस्ट एफओपी, देयर इज नो, नो सिंगल बेस्ट FOP. Every FOP has its own importance. Every FOP यानी कि factor of production has its own importance. और हर FOP का एक अपना सेपरेट मकसद है। भाई मशीन का मकसद लेबर पूरा नहीं कर सकता, लेबर का मकसद एंटरप्राइज पूरा नहीं कर सकता। मैं हवा में तो बिजनेस नहीं ऑपरेट करूंगा ना, जमीन चाहिए, भले ऑनलाइन ही क्यों ना हो, वेबसाइट चाहिए, तो मुझे ठिकाना तो चाहिए ना अपना। तो every factor of production is equally important. Every factor of production has its own uniqueness, ठीक है। इन चीजों को आपने पूरा एक्सप्लेन करना है ये कंक्लूजन। हाँ, आप किस में लैग कर रहे हैं, आपको वो चीज इम्प्रूव करनी पड़ेगी। क्लियर है? समझ गए बात को? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है बेटा? ऑनलाइन जल्दी से बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?